सुप्रभात सम्मानित अभिभावकों और प्यारे बच्चों। मैं दिवाकर हालदार सहायक अध्यापक एलटी हिंदी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंगदा चंपावत से। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी के बच्चों के लिए लेकर आए हैं बाल गोविंद भगत नामक पाठ, जिसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी। पाठ के प्रथम गद्यांश पर हम आज चर्चा करेंगे, जो इस प्रकार से हैं। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमगिए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी, जो उनके नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते हैं। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। यहाँ तक हम इस गद्यांश को लेकर आज चर्चा करेंगे, और इस रूप में हम यहाँ पर कुछ अब रेखांकित किया है लाल कलम से। देखिए, जैसा जगमग, लंगोटी, कनफटी, कमली और बेडौल, गृहिणी, पतो, ये मुख्य मुख्य कठिन शब्द हैं जिनके हम अर्थ अगर करें। जगमग मतलब चमकता या चमकना। लंगोटी मतलब जो हम पहनते हैं नीचे, एक तरह से कह सकते हैं कि कमर के नीचे पहनने वाले अंडरवियर की तरह। कनफटी जो कान निकली हुई टोपी। इसके अतिरिक्त कमली अर्थात कंबल। और बेडौल मतलब जो खुरदरा हो या फिर जो सपाट ना हो, बराबर ना हो। गृहिणी अर्थात धर्मपत्नी। पतोह अर्थात पुत्रवधू। अगर इन हम कठिन शब्दों के बाद बात करें तो विशेष रूप से बाल गोविंद भगत के पूरे यहाँ पर उनका जो व्यक्तित्व है, उनका परिचय दिया गया कि वो गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर उम्र थी उनकी, और बाल बिल्कुल पक गए थे। लंबी दाढ़ी और जटाजूट तो नहीं रखते थे, लेकिन हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही बिल्कुल चमकता रहता था। कपड़े कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र होती थी, जो कपड़े की बनी होती है, और सिर पर कबीरपंथियों वाली कनफटी टोपी पहनते थे। जाड़ा आता तो एक कंबल पहन ओढ़ लेते ऊपर से। ये उनका व्यक्तित्व था। मस्तक पर हमेशा रामानंदी टीका होता था, जो कि कबीरदास जी के भक्त होने की बहुत बड़ी निशानी है, और एक छोर से औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में एक जो बिना बिल्कुल बेडौल कहेंगे जिसको, कि जो बिल्कुल बराबर ना हो, समान ना हो, ऐसे वो माला पहनते थे। अगर इन पूरे तस्वीर को हम देखें तो यह समझ में आता है कि वह एक साधु थे, किंतु ऐसा नहीं है। वास्तव में वह एक गृहस्थ थे। उनकी पत्नी के बारे में या उनकी पत्नी के बारे में याद नहीं है लेखक को, लेकिन उनके बेटे को और उनके पुत्र वधू को उन्होंने स्वयं देखा था। राम वृक्ष बेनीपुरी जी बताएं। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी और एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। अगर हम इतना पढ़ लें तो इस पर छोटे छोटे हमारे प्रश्न बन जाते हैं, जिसको हमने यहाँ पर लिखा भी है। जैसे पहला प्रश्न है, पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो हमने एक प्रारूप भी दिया है कि हमने बोर्ड परीक्षा के नज़रिए से किस प्रकार से लिखना है। तो जब भी प्रश्न आता है उसका उत्तर देखिए, बिल्कुल मिडिल अलाइनमेंट, मतलब मध्य शिरोरेखा बनाएंगे और मध्य में लिखेंगे उत्तर संख्या 1। पाठ का नाम बाल गोविंद भगत, लेखक का नाम राम वृक्ष बेनीपुरी। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि हम प्रारूप कैसे बनाते हैं। तो प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4, और इसी तरीके से हमने प्रश्न संख्या 5 का भी निर्माण किया है। अब प्रश्न संख्या 2 देखिए। प्रश्न संख्या 2 या पर यहाँ पर क्या लिखा है, कपड़े बिल्कुल कम पहनते, इस कथन से बाल गोविंद भगत की किस विशेषता का पता चलता है। अब इसका उत्तर देखें। हमने यहाँ लिखा है उत्तर संख्या 2, कपड़े बिल्कुल कम पहनते, इस कथन से बाल गोविंद भगत की इस विशेषता का पता चलता है कि उनकी बाहरी चमक दमक और बनाव श्रृंगार में कोई रुचि नहीं थी। वे एक प्रकार से वीतरागी व्यक्ति थे, मतलब बाहरी जो आकर्षण का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वीतरागी से आशय यही हुआ कि बाहरी आकर्षण का निष्प्रभावी होना।
प्रश्न संख्या 3, बाल गोविंद भगत साधु नहीं थे तो क्या थे? अब इसका उत्तर हमने देखिए, उत्तर संख्या 3 वही प्रारूप हमारा रहा। हमने लिखा, लेखक की दृष्टि में बाल गोविंद भगत क्योंकि परिवार के साथ रहते हुए अपने सांसारिक उत्तरदायित्व का निर्वाह भली भांति कर रहे थे, अतः वे साधु नहीं बल्कि गृहस्थ थे। इसको एक और अन्य रूप में हमने लिखने का प्रयास किया कि किस तरीके से हम सबसे अच्छे रूप में हम प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। उसका एक उदाहरण मैं प्रश्न संख्या 4 के द्वारा दे रहा हूँ। प्रश्न संख्या 4 है, अनुच्छेद के अनुसार गृहस्थ से क्या तात्पर्य है? अब देखिए, यहाँ पर हमने जो आपको बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से लिखने का तरीका है, वो सबसे सर्वोत्तम तरीका ये है बिंदुवार लिखना। प्रत्येक प्रश्न को आप किस तरीके से बिंदुवार लिख सकते हैं, उसका एक उदाहरण दिया उत्तर संख्या 4 में। वो इस तरीके से लिखेंगे आप, अनुच्छेद के अनुसार बिंदु संख्या 1, गृहस्थ से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो अपने परिवार के साथ निवास करता है। बिंदु संख्या 2 भी बनाया हमने, उसी को तोड़ के एक ही वाक्य को हमने 2 वाक्य में बना दिया है। बिंदु संख्या 2, साथ ही साथ पारिवारिक दायित्वों का भली भांति पालन करता है। अब देखिए, इसको हम एक वाक्य में भी लिख सकते हैं, किंतु यहाँ बिंदुवार लिखने से ऐसा है कि हम उत्तर को और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये प्रस्तुतिकरण बोर्ड के परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, मूल्यांकन कर्ता के सामने अपने को सबसे श्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत करने के लिए। और प्रश्न संख्या 5 देखिए, प्रश्न संख्या 5 इधर ही है, बाल पक गए थे, मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसी गद्यांश के आधार पर तो यहाँ पर एक मुहावरा भी आया है, तो उसका अर्थ हम कर लेते हैं। बाल पक गए थे, मुहावरे का अर्थ है बाल सफ़ेद हो गए थे, अर्थात बाल गोविंद भगत पर बुढ़ापा स्पष्ट झलकने लगा था। इसका हमने वाक्य भी प्रयोग कर दिया। तो इस रूप में हम आज प्रथम गद्यांश यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आप सभी लोग इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो जिस प्रकार से मैंने भावार्थ किया है, पाठ के गद्यांश को बताया है, आप लोग इसी तरीके से इसको बहुत साफ साफ और शुद्धता के साथ लिखेंगे और प्रश्न के साथ उत्तर भी लिखकर प्रारूप के साथ आप मुझे व्हाट्सएप भी करेंगे या फिर आप इसका अभ्यास करेंगे। मैं तो यह कहूँगा कि उत्तर संख्या 4 में जिस तरीके से बिंदुवार लिखा गया है, आप अपने स्तर पर उत्तर संख्या 2, 3 और 5 को भी बिंदुवार लिखकर देखने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।